हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एस पी में मैं एस पी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। एमसीक्यू की श्रृंखला में आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 1 के एमसीक्यूज करेंगे। जनरल साइंस में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म पे पहला सवाल है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंध है कूलाम के नियम से। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान हो जाएगा। उनकी दूरी को आधा कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान हो जाएगा आधा, दूना, चौगुना, एक चौथाई। इसका आंसर तो एक चौथाई है, लेकिन कैसे है? दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जिसे कूलाम ने दिया था, ये होता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जब दूरी को आधा करते हैं, जब दूरी को आधा करेंगे, ये नहीं होगा। जब दूरी को आधा करेंगे तो r की जगह पे रखेंगे r अपॉन 2। जब यहाँ 2 करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। ये बल का मान 4 गुना हो जाएगा, चौगुना। ये ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का सी, एक कूलाम का नियम जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, विकर्षण और ससंजन। समान आवेशों में रिपल्सन होता है, समान आवेशों में रिपल्सन होता है सदैव। क्वेश्चन नंबर 6, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन हो जाती है, पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित। इसका उत्तर है 6 का ए, पहले ऋणावेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, वस्तुओं का आवेशन इसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वस्तुओं को आवेशन यानी चार्ज और रिचार्ज ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लें, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। इसका उत्तर है कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, ए, ऑप्शन ए। ठीक, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम। यह है कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, किसी विद्युत पर इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ये विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विद्युत विभव या विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 11, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक ऊंचा होता है, उपर्युक्त तो सभी, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। ये सवाल बहुत बार आया है, हमेशा ही इसका उत्तर चांदी आता है। धातुओं में चांदी सबसे अच्छी सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 13, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 13 का है
अतिचालक का उच्च पारगम्यता, हाई परमिएबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, यानी अतिचालकों में प्रतिरोध शून्य होता है और इसलिए उनकी चालकता अनंत हो जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और आर्सेनिक। इसमें जर्मेनियम भी है अर्धचालक, सिलिकॉन भी, सेलेनियम भी, आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। चालक, अर्धचालक, अतिचालक ये किसी टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे हम केवल सवाल देख रहे हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं सुचालक, कुचालक, अचालक और अर्धचालक। ऐसे चालकों कहते हैं अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 16, ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों के वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 16 का, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। वैद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि वैद्युत चालकता बढ़ती है। ऑप्शन सी, वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों घटते हैं। देखिए पहले तो ये समझ लो वैद्युत प्रतिरोध और चालकता अपोजिट है, दोनों एक साथ न तो बढ़ेंगे ना घटेंगे, अपोजिट है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इसका मतलब ऑप्शन सी और डी तो पहले ही खत्म हो गए। अब ए और बी में से आपको चुनना है। टेम्परेचर के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता घटेगी। ऑप्शन ए सही है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबा मुख्य रूप से चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसकी विद्युत, यही आंसर है इसका। इसकी चूँकि रेजिस्टिविटी कम होती है इसलिए कंडक्टेंस अच्छी होती है। कंडक्टेंस अच्छी होती है क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन, मोल, कैंडेला और एम्पियर। 18 का डी, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कुछ है नहीं सवाल में। क्वेश्चन नंबर 19, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित हो रही है, नहीं प्रभावित यदि वे हों समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधिता पर, समान विभव पर। समान विभव पर, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए विद्युत धारा का क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की ओर होता है। जैसे पानी का फ्लो सदैव ऊंचाई से नीचाई की ओर होगा, वैसे ही विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। अगर किसी भी आवेशित वस्तु में विभव में अंतर नहीं है तो विद्युत धारा फ्लो नहीं करेगी। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ये सवाल भी बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रत्यावर्ती धारा एसी, डिस्ट धारा मतलब डीसी, डायरेक्ट करंट, यह है एसी को डीसी में कौन सी डिवाइस से बदल जाए? फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर, ट्रांसफार्मर। इसका जवाब होगा रेक्टिफायर।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित यानी अर्थिंग किया जाता है, इसका कारण है, इसका क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, इसे विद्युत का क्षय नहीं होता। ऑप्शन सी, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। ऑप्शन डी, इससे विद्युत का उच्चावचन दूर हो जाता है। इसका है ऑप्शन ए, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं। ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए, और ऑप्शन डी, फ्यूज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22 का सी, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस कितनी होती है? शून्य, निम्न, असीमित, उच्च। क्वेश्चन नंबर 23, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। किसी परिपथ में एक बिंदु से मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स शून्य होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? ये क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बहुत बेसिक सा सवाल है। ओम का नियम जिसे कहते हैं, V बराबर IR से। अब ये R का मान दिया है और ये B का मान दिया है, तो I पूछा है, I बराबर B अपॉन R, यानी 440 अपॉन 1110, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, यानी 25 का B। कितनी कितनी धारा प्रतिरोध? 440 ओम। सॉरी, उल्टा लिख गए यहाँ पे हम लोग। बी है ये, आर है ये, तो बी यहाँ पे ये रखे, ये सॉरी इसको ये थोड़ा सा स्प्रिंट हो गया। ये बी का मान तो है 110 और आर का मान है 440 एंड 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर, यानी ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए ना होकर ऑप्शन बी उत्तर है इसका, 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। क्वेश्चन नंबर 27, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समानांतर क्रम में, किसी भी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 27, ये घरों में जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं सारे सीरीज में लगाए जाते हैं समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 28, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ओम का नियम, ओम का नियम। यह है ओम का नियम। क्या है, किसी चालक के सिरों की विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी, ओम्स लॉ इसे बोलते हैं। वी ओम्स लॉ मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो ये हो जाता है V इक्वल टू IR। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध, यदि किसी तार की त्रिज्या
आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध आधा रह जाएगा, दुगना हो जाएगा। 1/4 16 गुना, 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ये हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध वाले सूत्र से निकालते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, धारा और वोल्टता दोनों को, धारा और वोल्टता दोनों को। ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को डिफाइन करता है और एनडीए में आया हुआ सवाल है, ये एनडीए में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 12 मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का दुगना, पहले का 4 गुना, पहले का 1/4 या परिवर्ती रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 का पहले का दुगना, पहले का दुगना। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है जिंक, गंधक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33 में एक जो ड्राई सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऋण इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और विध्रुवक, कार्बन की क्षण, जिंक का बर्तन, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट और मैंगनीज डाइऑक्साइड। एक ड्राई सेल के बारे में इंफॉर्मेशन है बेसिक सी। ऋण इलेक्ट्रोड का मतलब है जिंक का बर्तन, धन इलेक्ट्रोड का मतलब है कार्बन की छड़, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट और विध्रुवक का मतलब है मैंगनीज डाइऑक्साइड। यानी ये हो गया 2 1 3 4, 2 1 3, ऑप्शन सी सही है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर ये एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। क्वेश्चन नंबर 35, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार की बैटरी में H2SO4। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, चतुर्थक सेल। क्वेश्चन नंबर 36 का ए, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं, ये प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है ओम का नियम। कई बार इसको पढ़ा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है।
फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से, विद्युत प्रसार से, विद्युत अपघटन से। इम्पॉर्टेंट है, देखिए आरआरबी में आया है। एक फ्यूज तार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूज को लेकर के बार बार सवाल बनता है सारी परीक्षाओं में। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करना, नो। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने, नहीं। किसी विद्युत व्यक्ति को झटकों से बचाए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को बचाने के लिए, हाँ, विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। जब हम सर्किट को तो ब्रेक कर देंगे तो इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा। सही है, ऑप्शन बी सही है। अधिक धारा के समय जो सर्किट होता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है, जैसे वो गल जाता है किसी सर्किट में, ऐसे बीच में ये जुड़ा है, ठीक, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके बैटरी जुड़ी है या जो भी है, ऐसे सर्किट पूरा हो गया और ये जुड़ा है फ्यूज। अगर ज़्यादा करंट आई तो फ्यूज अपने आप को मेल्ट हो जाएगा। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होगा तो इंस्ट्रूमेंट आपका बच जाएगा, जलने से बच जाएगा विद्युत धारा से। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 घरेलू विद्युत उपकरण, क्वेश्चन नंबर 42 घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकत्व कम हो। इसका गलनांक कम हो, जल्दी गल जाए। क्वेश्चन नंबर 42 का बी। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक, न्यून प्रतिरोधकता तथा न्यून गलनांक। देखिए गलनांक तो निम्न होना ही चाहिए, निम्न तो गलनांक होना चाहिए, उच्च गलनांक वाले तो दोनों ही खत्म। क्वेश्चन नंबर 43 का उच्च गलनांक निम्न हो और रेजिस्टेंस हाई हो, रेजिस्टेंस हाई हो। क्वेश्चन नंबर 44 बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? आरआरबी में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है। यह मेंस स्विच के साथ समानांतर में संयोजित होता है। यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। तो गलनांक तो निम्न होता ही है, सही पूछ रहा है तो सी तो सही है ही है। बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। फ्यूज को लेकर के घुमा फिरा के बहुत सारे सवाल आते हैं, बस एक ही बात याद रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 का सी। ये भी आरआरबी में आया हुआ सवाल है। आरआरबी में फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ह्रास। वेरी गुड, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, इतना अच्छा सवाल है। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का रासायनिक प्रभाव है, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव है। बीपीएससी में आया, वीआरपीसीएस में। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। बहुत अच्छा सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 47, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती टिन और निकल की मिश्र धातु से, लेड और लोहे की मिश्र धातु से, निकल और लेड की मिश्र धातु से, टिन और लेड की मिश्र धातु से। देखिए टिन तो इसमें रहता ही है, तो टिन के साथ लेड, और मान लो 47 का डी, टिन और लेड की मिश्र धातु से। वैसे केवल टिन के भी बनते हैं, ओनली टिन के भी बनते हैं, टिन और लेड, टिन और लेड, ठीक। एशियन और पीवी के भी बनते हैं और केवल एशियन के भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एक बिजली के फ्यूज तार के सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है। फिर से घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट वही है। मोटा तार बिजली के फ्यूज तार के लिए, फ्यूज के लिए प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं। उच्च गलनांक की मिश्र धातु, कम लंबाई। देख गलनांक तो लो होना ही चाहिए, ख़त्म कर दो तुरंत। ये निम्न गलनांक, हाँ इस पे विचार हो सकता है, इस पे भी विचार हो सकता है, इस पे भी, लेकिन ए ऑप्शन पे तो विचार ही नहीं हो सकता, ख़त्म कहानी। तो मोटा तार, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, अधिक लंबाई। ठीक है, बहुत अधिक लेंथ भी नहीं होनी चाहिए, बहुत अधिक लेंथ भी कोई मतलब नहीं है, वो तो ब्रेक करने के लिए है, तो ये लेंथ तो कम ही हो, अच्छा है, ये भी ठीक नहीं है। कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। अधिक लंबाई, निम्न गलनांक मिश्र धातु, पतला तार। ये भी देखो लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, गलनांक तो है, उसके साथ में लेंथ भी कम हो और पतला भी तार हो, ठीक, जल्दी से वो मेल्ट हो। ज़्यादा मोटा होगा तो मेल्ट होने में समय लगेगा, ज़्यादा उसे पावर चाहिए, तब तक तो इंस्ट्रूमेंट जल भी जाएगा। अच्छा सवाल है, ऑप्शन सी सही था इसका। कम लंबाई, निम्न गलनांक तथा और पतला हो। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। हजारों बार ये सवाल आया है, टंगस्टन, हजारों बार ये सवाल आ चुका है। जितने स्टार इसे दे दो कम ही है, जितने स्टार इसे दे दो कम ही है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है, बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है, बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है। क्वेश्चन नंबर 50 का अच्छा सवाल है, देखिए इसे। बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस होती है, वायु नहीं होती है, बल्ब का फिलामेंट वायु से क्रिया करता है, ये भी नहीं है, बल्ब के अंदर की गैस अचानक प्रसारित होती है, ये भी नहीं। निर्वात जैसी या जो गैसें हैं वो अक्रिय गैसें होती हैं, तो वायु बहुत तेजी से प्रवेश करती है, ऑप्शन ए। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, निर्वात सा रहता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, बल्ब के फूट जाने को रोकने के लिए, अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 51 का है टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है। CF हल्के, उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है, वोल्टता की घट बढ़ का उस पर असर नहीं पड़ता है, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसकी रोशनी आँख के लिए हानिकारक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 52 का सी, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है, बल्ब की तुलना में ज़्यादा। अब तो इसके आगे की कहानी LED आ गई है, बल्ब, CFL और LED। क्वेश्चन नंबर 53, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, टंगस्टन, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता, उच्च गलनांक होता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। फिलामेंट का गलनांक ऊंचा होता है, इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। सीरियस में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता, उपर्युक्त बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत अच्छा सवाल है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, पहली बात तो ये,
और लाल होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 55, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। 30 से 40%, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, उपर्युक्त सभी। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें विद्युत को हीट के रूप में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी का हीट में कन्वर्जन तीनों के द्वारा है, तीनों के द्वारा। हालांकि विद्युत बल्ब में प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है, फिलामेंट जब गर्म होता है तभी वो चमकता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, ये पावर का ऊष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 57, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी, कंज्यूम होगी। 100 वाट, इसमें वाट और घंटे का आप गुणा कर लीजिए। वाट गुणे घंटे बटे 1000, यानी 1 यूनिट। 57 का ए, 57 का ए 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 58, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब कितना लिखा है, 10 घंटे जलता है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो कितनी यूनिट हो गई, 100 वाट 10 घंटे, यानी 1 यूनिट जली और 1 यूनिट 5 रुपये की है तो 5 रुपये हो गया खर्च। ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। विद्युत विभवांतर की, विद्युत शक्ति की, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत विभव की। विद्युत ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 60, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। वोल्टेज, वाटेज, वाट, वोल्टेज, ओम और एम्पियर। निम्न में कौन सा सही है। केवल 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4। बिजली के खपत का बिल, जो बिल आता है वो किस पर निर्भर करता है। ये कितने वाट पे निर्भर करता है। ये वोल्टेज पे ना करके वाट पे निर्भर करता है, क्योंकि वाट से ही हम लोग यूनिट बनाते हैं। 1 यूनिट होती है 746 वाट। 1 यूनिट बिजली 746 वाट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 60, एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है। 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। तो 30 दिन में 30 यूनिट, सीधी सी बात है। 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1000 या 1। एक दिन में ये आई 1 यूनिट, ये एक दिन का खर्चा है। तो 30 दिन में इसमें 30 का गुणा कर दो, 30 यूनिट। 61 का सी। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टाइन। अच्छा सवाल है। त्वरित चालक होते क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ऊपर लोहे के लगाए जाते हैं नुकीले, ताकि आकाशीय बिजली वगैरह आए तो बिल्डिंग को क्षति ना हो, उसको अर्थिंग मिल जाए।
क्वेश्चन नंबर 63, नीचे तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, एल्युमिनियम के, तांबे के, इस बात के तांबे के बनाए जाते हैं, ये तांबे के। क्वेश्चन नंबर 64, नीचे कथन ए तथा कारण दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर छाटिए। कथन है तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, सही बात है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, ये भी सही बात है। ए और आर दोनों सही है और सही कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 64 का ए। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। बहुत बढ़िया सवाल है। इसका कारण है तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, धारा प्रवाहित करने से केवल टंगस्टन धातु ही चमकती है। बहुत अच्छा सवाल है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन सी सही है। फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होता है इसलिए वो चमकता है, जबकि वो फिलामेंट तक धारा को ले जाने वाले तारों का प्रतिरोध कम होता है। बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, पीएससी में आया। सल्फर, सिलेनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस अधातु में कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद नहीं मतलब तेज चालक है, यह है सेलेनियम। सेलेनियम अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 67, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। 67, इसमें अमोनियम क्लोराइड तो है ही, अभी देखा था, और जिंक क्लोराइड भी होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 68, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 220 के, 273 के, 65, 100 के, 9000 के। प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट में क्वेश्चन नंबर 68 इसमें है, इसमें अंकित होता है 6500 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 69, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब इस तरीके से, ये श्रेणी क्रम में है। जो दीपावली की सजावट वगैरह इसी क्रम में लगाई जाती है, श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम होता है ये। घरों के इंस्ट्रूमेंट सब इस क्रम में समांतर में लगाए जाते हैं, जबकि दीपावली की सजावट श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम का उपयोग होता है, हम सभी को पता है। माइका है, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी गुड सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। माइका पे अक्सर सवाल आता है। माइका है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक और विद्युत का चालक, ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है भाई, दोनों का कुचालक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका बहुत प्रयोग होता है माइका का। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्वमान से 1/4 तक कम हो जाता है? एक कूलाम का नियम, कूलाम का नियम।
एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? थर्मोपाइल, डायनेमो, सौर सेल, लघु नाभिकीय रिएक्टर। इसमें है सौर सेल। ये सवाल भी बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऊर्जा के रूपों का ट्रांसफॉर्मेशन करता है? इस पर सवाल आता है, एक बार देख लीजिए कहीं भी, जो भी गाइड किताब हो। किसी दिन कुछ छोटा सा वीडियो बनाएंगे इस पर भी। क्वेश्चन नंबर 76, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, उत्सेदन द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 78, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्तों को कहते हैं रेक्टिफायर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 79, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज को उपचयन के लिए, एसी वोल्टेज का अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज की कम और ज़्यादा करने के लिए, वोल्टता को कम और ज़्यादा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरी ऑक्साइड तथा नियॉन। क्वेश्चन नंबर 80, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारा वाष्प और आर्गन। क्वेश्चन नंबर 81, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से, किसी भी सिरे से। ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 81, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। 1 किलोवाट घंटा, हाँ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इतना अच्छा सवाल है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 10⁻⁶ जूल, इतने जूल, इतने जूल। ये पीसीएस में कई बार आया है, इसका आंसर है ये 1 किलोवाट घंटा। ये कहाँ से आया? 1 किलो का मतलब है 1000 वाट, और घंटे का मतलब है 60 × 60, सेकेंड में बदल गया, तो ये 36 × 10⁵ जूल हो गया। या इसी को ऐसे लिख दो 3.6 × 10⁶ जूल। बहुत बार आया सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। इसी के साथ हम लोग विराम लेते हैं और आगे धीरे धीरे विज्ञान के सारे एमसीक्यूज डाल देंगे। ज़रूर पढ़ें, बहुत सारी परीक्षा में लगातार, देखिए यही तीनों लगातार परीक्षा में पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया, फिर पूछा गया, फिर पूछा, किस ईयर में है, 6, 7, 9 कंटिन्यूस सवाल पूछे जा रहे हैं। जनरल साइंस में सवालों का रिपीटिशन बहुत अधिक है, हर वीडियो में लगभग मैंने बताया है, रिपीटिशन इतना ज़्यादा है कि थोड़ा सा आए हुए सवाल आप कर ले जाएँ तो 100% सवाल सही हो जाएंगे। यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।